हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपका अपना अंकुर सर लेकर आया हूं एक्सक्लूसिव वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे जेईई मेन 2025 के पेपर सॉल्यूशन की, पर्टिकुलर केमिस्ट्री सब्जेक्ट की। डेट है 7 अप्रैल 2025, शिफ्ट नंबर 1। सो लेट्स स्टार्ट वीडियो। ओके, इस क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। The reaction which cannot applied to prepare an alkene by elimination are A, B, C, D, E। 5 रिएक्शन हमारे पास गिवन है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऑप्शन में हमें पता करना है कि किन रिएक्शन में हमें एल्कीन नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। वन बाय वन बात करते हैं। ओके, ए ऑप्शन की अगर हम बात करें, ये हमारा 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, NaOET के साथ में ट्रीट करेंगे। सो सिंपली यहां पर मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन हमारा हाफ या सेट जे प्रोडक्ट मिल जाएगा। अल्टीमेटली एल्कीन तो हमें मिलेगी। सो यहां से ए ऑप्शन से हमें एल्कीन प्राप्त होगी। हमें चाहिए किससे एल्कीन प्राप्त नहीं होगी। लीजिए जी, सेकंड रिएक्शन की बात करें, 2 डिग्री अल्कोहल है या 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड है और यहां पर KOH के साथ में ट्रीट कर रहे हैं। एक्वा से अगर अल्कोहलिक होता, अल्कोहलिक KOH होता तो एल्कीन मिलती। एक्वा से सिंपली यहां पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा और यहां पर Br की जगह OH आ जाएगा। सो बी ऑप्शन में हमें एल्कीन नहीं मिल रही है। ओके जी, बी ऑप्शन में हमें एल्कीन नहीं मिल रही। सी ऑप्शन की बात करते हैं। सी ऑप्शन में सिंपली हमारा OMe माइनस है, यहां पर Br है, ये भी एल्कीन प्राप्त हो जाएगी। और यहां पर अगर हम बात करें CH3 कार्बन डबल बॉन्ड, लेट्स से यहां कार्बन एंड CH3। सो सिंपली यहां पर भी हमें एल्कीन प्राप्त हो रही है। डी ऑप्शन की बात कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन होगा और यहां पर ऑर्थो बेंजोक्विनोन मिलेगा। अजी यहां पर एल्कीन प्राप्त नहीं हो रही है। डी ऑप्शन भी रिक्वायर आंसर है। और अगर कॉपर की प्रेजेंस में हीटअप करेंगे, 3 डिग्री अल्कोहल है, सो सिंपली यहां पर भी एल्कीन मिल जाएगी। चलिए जी, यहां पर भी एल्कीन मिल रही है। यहां पर हमसे पूछा है कैन नॉट बी अप्लाइड टू प्रिपेयर एल्कीन। अल्टीमेटली बी और डी रिएक्शन है, थर्ड ऑप्शन में मेंशन है। थर्ड ऑप्शन इज आवर करेक्ट आंसर। आइए इस क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एमाइन शो पॉजिटिव कार्बिल एमाइन टेस्ट। ABCDE 5 कंपाउंड हमारे पास गिवन है, हमें पता करना है कौन सा कंपाउंड कार्बिल एमाइन टेस्ट देगा। अच्छा, ये कार्बिल एमाइन टेस्ट क्या होता है? जो कि हमारा एलिफेटिक और एरोमेटिक 1 डिग्री एमाइन होते हैं, वो कार्बिल एमाइन टेस्ट देते हैं। एलिफेटिक या एरोमेटिक 1 डिग्री एमाइन होते हैं, कार्बिल एमाइन टेस्ट देते हैं। वन बाय वन बात करते हैं। ये पर्टिकुलर अगर हम बात करें, ए में 1 डिग्री एमाइन है, एरोमेटिक है, इट्स ओके। ये आपका 2 डिग्री एमाइन है। अच्छा जी, ठीक है। वापस आपको मिल गया है 1 डिग्री एमाइन, ओके। डी में 3 डिग्री एमाइन है और अगर ई में बात करें सो ये 2 डिग्री एमाइन है। केवल 2 कंपाउंड ही है जो आइसोसाइनेट टेस्ट या कार्बिल एमाइन टेस्ट देंगे। कौन कौन से कंपाउंड है? ए है और सी है। ए और सी ओनली फोर्थ ऑप्शन में मेंशन है। अल्टीमेटली फोर्थ ऑप्शन इज आवर करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट, हमें पता करना है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सा फॉल्स है। ओके, स्टेटमेंट नंबर 1, डाई मिथाइल ईथर इज कंप्लीटली soluble in water. CH3O CH3 is completely soluble in water. However, diethyl ether is soluble in water to a very small extent. अच्छा जी, फर्स्ट स्टेटमेंट आइए बात करते हैं। अगर हम बात करें डाईइथाइल ईथर वाटर में सॉल्युबल है, दिस वन इज करेक्ट। हाउएवर डाईइथाइल ईथर इज सॉल्युबल इन वाटर टू अ वेरी स्मॉल एक्सटेंट, ये भी एकदम करेक्ट है। उसका कारण क्या है? देखिए, जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ रहे हैं उसका हाइड्रोफोबिक नेचर बढ़ रहा है, नंबर 1। सेकेंड पॉइंट कि CH3 एक बहुत ही छोटा ग्रुप है, स्टेरिक, हिंड्रेड ज्यादा नहीं है, तो इजीली हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा। C2H5 में इजीली उतना हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेंगे। तो अगर हम बात करें, फर्स्ट स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट की बात करते हैं। सोडियम मेटल कैन बी यूज टू ड्राई डाईइथाइल ईथर एंड नॉट इथाइल अल्कोहल। ध्यान करें,
वुड्स रिएक्शन, वुड्स फिटिक या फिटिक रिएक्शन, एकदम करेक्ट बात है कि सोडियम मेटल जो है वो ड्राई इथाइल ईथर के साथ में यूज की जाती है। इथाइल अल्कोहल की कोई बात सोडियम मेटल के साथ में नहीं होती है। अल्टीमेटली सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है, दोनों एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। थर्ड ऑप्शन, जी हां, थर्ड ऑप्शन इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि IUPAC पर बेस्ड बहुत ही सिंपल अच्छा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट IUPAC नेम ऑफ गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड। लीजिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास गिवन है, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है, थोड़ा सा और इसको प्रॉपर वे में अगर लिखें सो ये आपका गिवन कंपाउंड है। अब यहां पर नंबरिंग करें, नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से डबल बॉन्ड सबसे पास में मिलेगा। सो सिंपली यहां पर दोनों तरफ से नंबरिंग कर सकते हैं, लेकिन यहां पर सब्स्टिट्यूएंट भी है। सो अल्टीमेटली 1 2 3 4 नंबरिंग कुछ ऐसे हो जाएगी। 2 पर मिथाइल लग रहा है और 1 पर ब्रोमो लग रहा है। सो करेक्ट IUPAC नेम क्या हो जाएगा? 1 ब्रोमो 2 मिथाइल एंड ब्यूट 2 इन। चलिए जी, ऑप्शन चेक करते हैं। 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन फर्स्ट ऑप्शन में मेंशन है। अल्टीमेटली फर्स्ट ऑप्शन इज आवर करेक्ट आंसर। ये 55 क्वेश्चन देखो बेटा, ये सॉल्ट एनालिसिस का क्वेश्चन है। व्हेन अ सॉल्ट इज ट्रीटेड विद सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इट गिव्स गैस X on passing gas X through reagent by a brown color precipitate is formed X and by respectively R। तो X और Y को बताना है। तो यहाँ पर आप कोई भी अमोनियम सॉल्ट ले लें, तो आप कोई भी अमोनियम सॉल्ट ले लें, अमोनियम सॉल्ट का टेस्ट है ये वास्तव में। और इसमें क्या डाल दें आप? NaOH डाल दें। OH माइनस बेस है, ये एसिड है, H प्लस निकाल लेगा, अमोनिया बन जाएगी। तो एक तो तुम्हारा X तो क्या हो गया? अमोनिया। और इस अमोनिया को क्या करें आप? नेस्लर रिएजेंट में डाल दें, K2HgI4 में। बेसिक कर दें इसको, बेसिक करना जरूरी है, अदरवाइज क्या होगा? ये रिएक्शन नहीं हो पाएगी। तो एक ब्राउन कलर का कॉम्प्लेक्स बन जाता है, ब्रिज कॉम्प्लेक्स की तरह बना सकते हो। NH2 और ऑक्सीजन यहाँ ब्रिज लिगेंड का काम करेंगे, इस पे प्लस चार्ज आएगा, बाहर आयोडीन, ये तुम्हारा कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। कौन सा? यहाँ कह रहे हैं X और बाई R। तो अच्छा, रिएजेंट पूछा है तो ये तो X हो गया और रिएजेंट बाई हो गया तुम्हारा ये ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट बन जाएगा। आयोडाइड ऑफ मिलान बेस कहते हैं, नेस्लर रिएजेंट कहलाता है। तो X क्या हो गया? अमोनिया। व्हेन अ सॉल्ट इज ट्रीटेड विद गैस X तो हो गई अमोनिया, ऑन पासिंग द गैस X रिएजेंट बाई, तो रिएजेंट हो गया तुम्हारा ये नेस्लर रिएजेंट। आंसर होगा इसका 2। क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 है ओजोनोलाइसिस फॉलोड बाय ट्रीटमेंट विद ZnH2O ऑफ सिस 2 ब्यूटेन गिव्स इथेनॉल। वन बाय वन बात करते हैं। सबसे पहले सिस ब्यूटीन की हम बात करेंगे। लीजिए जी, सिस ब्यूटीन थोड़ा सा और इजी वे में बना लेते हैं। ये आपका सिस ब्यूटीन है। अगर इसका आप ओजोनोलाइसिस करेंगे ZnH2O, ओके जी, तो क्या होगा भैया? डबल बॉन्ड ब्रेक करें और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगा दें। सो 2 कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सो दिस वन इज CH3CHO और यहां पर 2 मोल्स ऑफ CH3CHO मिल जाएंगे, बिल्कुल इथेनॉल मिल रहा है। अल्टीमेटली फर्स्ट स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है। ओके, आगे बात करते हैं। ये ध्यान रखना, रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस है, Zn है, जिंक है। सेकेंड स्टेटमेंट की बात करेंगे। द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय ओजोनोलाइसिस फॉलोड बाय ट्रीटमेंट ऑफ ZnH2O ऑफ 3,6 डाइमिथाइल ऑक्टेन ऑक्ट 4 इन। सो 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा जी, 3 और 4 5 6 पर डाइथाइल है और 4 इन 1 2 3 4 पर इन है। चलिए जी, अब क्या करेंगे? इसका ओजोनोलाइसिस करेंगे, रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस करेंगे। सो डबल बॉन्ड ब्रेक करो, डबल बॉन्ड ब्रेक करो, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगा दो। तो यहां पर ये आपके पास एक कंपाउंड आ गया डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और दूसरा कंपाउंड आ गया कौन सा?
लो जी, ये दूसरा कंपाउंड आ गया लाइक दिस, ये लीजिए, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। अच्छा जी, क्या यहां पर कायरल सेंटर है? यार यहां तो कायरल सेंटर मिल रहा है, यहां पर भी कायरल सेंटर मिल रहा है, तो ये तो यहां पर पूछा है नो कायरल कार्बन एटम, कार्बन तो एटम कायरल तो मिल रहा है, सो दिस वन इज फॉल्स स्टेटमेंट। पहला ट्रू, दूसरा फॉल्स। स्टेटमेंट वन इज ट्रू, सेकंड इज फॉल्स, सो अल्टीमेटली थर्ड ऑप्शन इज अवर करेक्ट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। देखिए क्वेश्चन नंबर 57 क्या बोल रहा है, एट द सी लेवल द ड्राई एयर मास परसेंटेज कंपोजिशन इज गिवन एज नाइट्रोजन गैस 70, ऑक्सीजन का दे रखा है 27 एंड ऑर्गन का दे रखा है 3। इफ टोटल प्रेशर इज 1.15 atm देन कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग रेस्पेक्टिवली। यानी आपको देखो क्या दिया हुआ है, पहले आपको एयर दे रखी है, एयर के अंदर आपको नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड ऑर्गन। तो अगर हम यहाँ पर एयर का मास अगर मान लीजिए अगर हम 100 ग्राम मान लेते हैं, ठीक है, तो इसमें नाइट्रोजन का कितना होगा, नाइट्रोजन का हो जाएगा 70 और ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन का आपको कितना दिया हुआ है परसेंटेज 27, तो इसका हो जाएगा 27 ग्राम। ऑर्गन कितना है यहाँ पर, ऑर्गन का दे रखा है 3, तो इसका कितना हो जाएगा भाई 3 ग्राम। ठीक है, तो ये मास का हो गया। अब हम अगर यहाँ पे मोल्स निकाले तो इसके मोल्स क्या हो जाएंगे, इसके मोल्स हो जाएंगे वेट बाई मोलिकुलर वेट। इसका मोलिकुलर वेट कितना होगा, नाइट्रोजन का 28। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2.5। ठीक, यहाँ पे देखो इसका कितने मोल होंगे, 27 बड़ा, इसका मोलिकुलर वेट कितना हो जाएगा 32। ठीक, तो ये कितना आएगा, ये आ जाएगा आपके लगभग 0.84। नेक्स्ट ऑर्गन, ऑर्गन को देखें, इसका कितना है 3, इसका मोलिकुलर वेट आपको कितना है गिवन है 40। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, ये ऑलमोस्ट 0.075 आएगा। तो ये आपके पास मोल्स आ चुके हैं एयर के अंदर। ठीक है, सभी कहीं। अब हम आगे चलते हैं, तो अगर हम ये देखें कि टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हुए सभी के मिलाकर, तो कितने हो जाएंगे 2.5 प्लस 0.85 84 0.84 प्लस 0.075, तो टोटल मोल्स कितने हो गए हमारे पास, ये हो जाएंगे 3.415। अब यहाँ पर हमें क्या निकालना है, पहला क्या बता रखा है, पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन गैस टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन गैस, यानी कि आपको नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर का रेशियो कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 डिवाइड बाई पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 ये बताना आपको। तो किसी का भी पार्शियल प्रेशर अगर हम देखें एक मिक्सचर के अंदर, ठीक है, तो कैसे देखेंगे, देखो ये होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इंटू टोटल प्रेशर, और ये हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 इंटू पी टोटल। ठीक, अब यहाँ पे देखो नाइट्रोजन के मोल फ्रैक्शन क्या होंगे कि नाइट्रोजन के मोल डिवाइड बाय टोटल मोल। नाइट्रोजन के मोल कितने हैं आपके पास, नाइट्रोजन के मोल है 2.5 डिवाइड बाय टोटल मोल्स कितने हो गए 3.415 इंटू टोटल प्रेशर 1.15 डिवाइड बाई ऑक्सीजन के मोल फ्रैक्शन क्या होंगे, ऑक्सीजन के मोल्स कितने हैं 0.84 डिवाइड बाई टोटल मोल्स 3.415 इंटू टोटल प्रेशर 1.15। ठीक, ये आपके पास पार्शियल प्रेशर का रेशियोस आ गया। देखो ये कट गया, ये भी कट गया, यानी क्या हो गया, ये आ गया 2.5 डिवाइड बाई 0.84। यानी यहाँ से देखो आप, यहाँ से क्या पता चल रहा है, यहाँ से पता चल रहा है कि नाइट्रोजन के पार्शियल प्रेशर और ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर का जो रेशियो है वही नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के मोल्स के रेशियो के इक्वल आ गया है। ओके, तो जब आप इसे सोल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, ये आएगा 2.96। और किसका पूछा, सेकंड, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन गैस टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑर्गन, यानी कि और किसका रेशियो पूछा आपके पास, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 डिवाइड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑर्गन। ये भी किसके इक्वल हो जाएगा, किसके रेशियो के इक्वल हो जाएगा, मोल्स ऑफ ऑर्गन, मोल्स ऑफ O2, मोल्स ऑफ O2 डिवाइड बाय मोल्स ऑफ ऑर्गन। तो ऑक्सीजन के मोल कितने दिए हुए हैं आपको, ऑक्सीजन के मोल्स हमने कैलकुलेट किए तो कितना है 0.84, और आर्गन के मोल्स कितने आ गए
0.075। ये लो, इसको कैलकुलेट करो, इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 11.2। ठीक, ये तो यानी हमारा कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है भाई? फर्स्ट ऑप्शन मैच हो रहा है। ठीक, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज लीस्ट लाइकली टू गिव इफरसेंस ऑफ CO2 इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस NaHCO3। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऑप्शन की हम बात करें, इनमें से ऐसा कौन सा कंपाउंड है जो कि हमारे NaHCO3 के साथ में रिएक्शन करेगा लेकिन CO2 गैस नहीं देगा? अच्छा जी, यहां पर अगर हम बात करें, लेट से हमारा एसिड है और अगर ये H2CO3 या पर्टिकुलर NaHCO3 के साथ में ट्रीट करें, सो यहां पर कुछ भी एसिड ले लें, लेट से हमारा RCOOH ले लें, सो पर्टिकुलर बनेगा RCOO माइनस Na प्लस और साथ ही साथ में मिलेगा H2CO3। क्या मिलेगा? H2CO3। H2CO3 वो बात अलग है कि बाद में अलग होकर H2 और CO2 में टूट जाएगा। तो पर्टिकुलर कौन से ऐसे एसिड हैं जो NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ में रिएक्शन करेंगे? वो एसिड जिनकी एसिडिक स्ट्रेंथ H2CO3 से ज्यादा होगी। सो पर्टिकुलर अगर हम बात करें, फर्स्ट ऑप्शन में ये तो NH3 प्लस आ गया, एसिडिक स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है। थर्ड ऑप्शन में भी COOH है, कार्बोक्सिलिक एसिड, इसकी भी एसिडिक स्ट्रेंथ H2CO3 से ज्यादा होती है। अगर हम सेकेंड ऑप्शन की बात करें तो OH के साथ में लीजिए, यहां पर 3 NO2 ग्रुप है, इसकी भी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, लेकिन OH के साथ में केवल एक NO2 ग्रुप हो, इट डजंट मैटर ऑर्थो मेटा पैरा पर, अगर ऐसा प्रेजेंट है तो इसकी H2CO3 से एसिडिक स्ट्रेंथ कम होती है। एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम किसकी हो गई? फोर्थ ऑप्शन वाले की हो गई, जो कि हमारे सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ में रिएक्शन नहीं करेगा, इसका मतलब CO2 गैस नहीं मिलेगी। यही रिक्वायर्ड आंसर है, फोर्थ ऑप्शन इज अवर करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन क्या बोलता? द टोटल एंथैल्पी चेंज फॉर द फ्रीजिंग ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस टू आइस एट -0 डिग्री सेल्सियस इज, और आपको यहाँ पर फ्यूजन एंथैल्पी दी हुई है इसकी कितनी? x किलोजूल पर मोल, और हीट कैपेसिटी भी आपको दी हुई है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे ये बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन आपके पास करेक्ट होगा। तो हमें देखिए इसको करेंगे कैसे। वाटर है, ठीक है, तो लिक्विड वाटर है और हम कहाँ से चल रहे हैं? 0 डिग्री सेल्सियस से चलते हैं। अब लिक्विड वाटर को हम लेके जाना हमें कहाँ तक? मतलब इसको हम कूल करेंगे, कहाँ तक कूल करेंगे? 0 डिग्री तक कूल करते हैं। तो 0 डिग्री तक हम लिक्विड वाटर को कूल करते हैं सेम फेज में। ठीक है, तो इसमें जो एंथैल्पी चेंजेस आएगा उसे हम बोल देते हैं डेल्टा H1। और ये कैसे निकालेंगे हम? ये होता है NCP डेल्टा T से। ओके, तो इसके टोटल नंबर ऑफ मोल्स तो कितने हो गए? हमने यहाँ पर वाटर के कितने मोल को हम यहाँ पर कूल कर रहे हैं? 1 इंटू इसकी हीट कैपेसिटी कितनी गिवन है आपको? Y जूल पर मोल। ठीक है, तो इंटू Y। ठीक, डेल्टा T क्या होगा? T2 माइनस T1, यानी T2 तो कितना हो गया? 0, और T1 कितना हो गया? 10। ठीक, तो कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा -10Y। अब क्या करेंगे? अब हम इस लिक्विड वाटर को हम किस में कन्वर्ट करेंगे? सेम टेम्परेचर पे, यानी कि 0 डिग्री पे ही हम इसको आइस में कन्वर्ट करेंगे। तो आइस में कन्वर्ट करेंगे, फ्रीज करेंगे, यानी ये एंथैल्पी जो होगी, कौन सी एंथैल्पी होगी? आइस में कन्वर्ट हो गया, किस पे? सेम टेम्परेचर यानी कि 0 डिग्री पे। तो इसमें जो एंथैल्पी चेंज होगा उसे हम डेल्टा H2 बोल देंगे, और ये किसके इक्वल हो जाएगी? फ्यूजन एंथैल्पी के इक्वल हो जाएगी। ठीक है ना, ये लो, और ये तो हमें गिवन है ना, कितनी? x किलोजूल पर मोल। ठीक, अब ये जो प्रोसेस है एक्सोथर्मिक है, तो यानी एंथैल्पी चेंजेस क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि डेल्टा H2 इज इक्वल्स टू -x किलोजूल है, जूल में कन्वर्ट करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, ये लो। ठीक, अब कहाँ तक लेके जाना है? -10 तक लेके जाना है, तो वापस कूल करेंगे आइस को, -10 तक लेके गए, तो अब जो एंथैल्पी में चेंजेस होगा उसे हम बोल देते हैं डेल्टा H3, और ये भी कैसे निकलेगा? NCP डेल्टा T से निकलेगा। ठीक, इसके लिए क्या है? डेल्टा H3, नंबर ऑफ मोल्स तो 1 ही है। ठीक है, हीट कैपेसिटी आपको गिवन है कितनी? इसके लिए हीट कैपेसिटी आपको Z गिवन है। ओके, टेम्परेचर चेंज कितना है? T2 कितना हुआ? -10, T1 कितना है? 0। ठीक है,
तो कितना आ चुका है आपके पास, ये आ गया -10Z, ठीक है, ये डेल्टा S3 की वैल्यू आ गई। अब हमें बताना क्या है, हमें नेट एंथैल्पी चेंजेस बताना है। तो जो नेट एंथैल्पी चेंज होगा वो क्या होगा, वो हो जाएगा डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा S3। ओके, तो ये कितना हो गया, डेल्टा H1 -10Y, डेल्टा S2 कितना था माइनस, ये हो गया हमारे पास -1000X माइनस डेल्टा S3 कितना है -10Z। आप यहाँ से क्या करो, -10 कॉमन ले लो, तो हो जाएगा 100x प्लस y प्लस z। यानी कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, फर्स्ट ऑप्शन हमारा मैच हो रहा है, -10 हमने कॉमन ले लिया, 1000x प्लस y प्लस z, ठीक है, तो इजी था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन आपके फोटो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट कंसेप्ट पे बेस्ड है, ठीक है। आपको यहाँ पर आपको विजिबल रेज दी हुई है, ठीक है ना, एक स्पेक्ट्रम दे रखा है और इसमें बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट इफ द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ सीजियम इज 5.16 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। यानी सीजियम लिया हुआ है, ठीक है, और सीजियम के लिए आपको उसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी गिवन है। अब फोटो इलेक्ट्रिकल जो इमिशन होता है वह तभी पॉसिबल है जब क्या हो, जो फोटोन आ रहा है उस फोटोन से रिलेटेड जो फ्रीक्वेंसी या फोटोन की जो एनर्जी होगी वो थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज़्यादा होगी, या फिर हम यूँ बोले कि उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। और अगर वेवलेंथ के बारे में बात करें तो वेवलेंथ क्या होनी चाहिए, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से कम होनी चाहिए, तभी जाके क्या होगा, आपका इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, ठीक है, और इमिशन शो होगा। तो चेक करते हैं पहला स्टेटमेंट, देखो क्या है। देखो पहले इसके लिए तो हम वेवलेंथ देखते हैं। वेवलेंथ क्या होगी, आपको वेवलेंथ दे रखी है, देखो फ्रीक्वेंसी दे रखी है कितनी, 5.16 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। तो अगर हम यहाँ पर वेवलेंथ निकालें, ये आपकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हो गई, ठीक, और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ निकालनी तो क्या होगा, ये होगा C बाई न्यू, ठीक। C की वैल्यू कितनी थी, 3 इंटू 10⁸ डिवाइड बाई फ्रीक्वेंसी 5.16 इंटू 10⁻14। इसको सोल्व करेंगे तो ऑलमोस्ट कितना आएगा हमारे, ये आएगा 581, ठीक है, 581 नैनोमीटर। यानी इस फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड जो वेवलेंथ है वो कितनी है, आप है 581 नैनोमीटर। ओके, यानी क्या कि अगर आप ऐसी लाइट यूज में लेते हो कि जिसकी वेवलेंथ क्या हो, 581 से अगर क्या हो, कम हो, तभी क्या होगा, फोटो इलेक्ट्रिकल इमिशन शो होगा। अब पहला क्या बोल रहा है, व्हेन सीजियम इज प्लेस्ड इनसाइड अ वैक्यूम चैम्बर विद अ एमिटर कनेक्टेड टू इट एंड येलो लाइट इज फोकस ऑन सीजियम, द एमिटर शो द प्रेजेंस ऑफ करंट। यानी ये बोल रहा है कि अगर हम येलो लाइट को यूज में लेते हैं, ठीक है, तो हमें एमिटर में क्या होता है, करंट शो होता है। तो येलो लाइट के लिए अगर हम वेवलेंथ की बात करें तो येलो लाइट के लिए जो वेवलेंथ होती है उसकी जो रेंज होती है वो होती है 570 नैनोमीटर से 580 नैनोमीटर के बीच में, जो कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से क्या है, कम है। यानी क्या होगा कि ये फोटो इलेक्ट्रिकल इमिशन शो करेगा, डेट मीन्स यानी कि इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे और हमें एमीटर में करंट शो होगा। ओके, यानी ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, व्हेन द ब्राइटनेस ऑफ द येलो लाइट इज डिमिट द वैल्यू ऑफ द करंट इज द एमीटर इज रिड्यूस। देखो क्या है कि अगर आप लाइट के सोर्स की अगर आप इंटेंसिटी क्या कर देते हो, डिक्रीज कर देते हो, तो नंबर ऑफ यानी कि जो बाहर निकलने वाले जो नंबर ऑफ फोटोन्स है वो भी क्या होंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ फोटोन अगर डिक्रीज होंगे तो निकलने वाले रिजेक्ट होने वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है वो भी क्या होंगे, कम हो जाएंगे। तो आपको करंट भी क्या मिलेगी, कम ही मिलेगी। यानी ऑप्शन भी क्या हो गया, क्या हो गया भाई, सही है। ठीक है, हम ब्राइटनेस को क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, तो करंट भी क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा। नेक्स्ट सी ऑप्शन क्या बोल रहा है, व्हेन अ रेड लाइट इज यूज्ड इंस्टेंट ऑफ द येलो लाइट द करंट प्रोड्यूस इज हायर विद रेस्पेक्ट टू द येलो लाइट। मतलब क्या कि ये बोल रहा है कि अगर आप येलो लाइट की जगह कौन सी लाइट यूज में लो, रेड लाइट यूज में लो,
तो क्या होगा कि जो उससे जो करंट प्रोड्यूस होगा वो येलो लाइट के कंपैरिजन में क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्या ऐसा पॉसिबल है? अरे भाई रेड लाइट को अगर आप देखोगे तो आपको फोटो में ही नज़र आ रहा होगा क्या कि जो रेड लाइट होती है उसका जो वेवलेंथ होता है वो तो सबसे ज़्यादा होता है, विबग्योर जो होता है। तो उसमें जो रेड लाइट की जो वेवलेंथ होती है वो क्या होती है, वो तो थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी से भी ज़्यादा आएगी भाई। विबग्योर आर रेड बहुत पीछे चला गया, ठीक है। तो वेवलेंथ अगर ज़्यादा हुई तो उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आ पाएगा। तो ये ऑप्शन तो भाई क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक। नेक्स्ट, व्हेन अ ब्लू लाइट इज यूज्ड द अमीटर शो द फॉर्मेशन ऑफ करंट, यानी क्या कि अगर आप ब्लू लाइट को यूज में लेते हो तो क्या करंट होगा, बिल्कुल। ब्लू तो भाई उसकी तो वेवलेंथ सबसे कम है, ठीक है ना, तो ब्लू की वेवलेंथ कम है तो ये भी इसकी एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। एनर्जी ज़्यादा होगी तो ये भी क्या करेगा, करंट शो करेगा। फोर्थ ऑप्शन, व्हेन अ व्हाइट लाइट इज यूज्ड द इमीटर शो फॉर्मेशन ऑफ करंट। व्हाइट लाइट, देखो व्हाइट लाइट को अगर हम यूज में लेते हैं तो व्हाइट लाइट में क्या होता है, डिफरेंट टाइप के फ्रिक्वेंसीज क्या है उसके अंदर एग्जिस्ट है। तो सभी टाइप की फ्रिक्वेंसीज एग्जिस्ट है तो कोई ना कोई तो इसको क्या करेगा, इजेक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन को, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन भी हमारा क्या आ जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक। तो क्वेश्चन अच्छा था भाई, ठीक है। देखिए ये केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन है, ठीक, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इस पर भी हम ध्यान देते हैं। क्या दिया हुआ है आपको, केमिकल रिएक्शन दी रही है, फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन गिवन है आपको यहाँ पर टी टाइम यानी कि 10 मिनट पर आपको टोटल प्रेशर गिवन है 160 mm of Hg, और इनफाइनाइट की बात कर रहा है कि अगर इनफाइनाइट पे चले हम तो उस पर टोटल प्रेशर कितना हो जाएगा, 240, ठीक। इनमें से बताना कौन सा ऑप्शन आपके इनकरेक्ट होगा। तो पहले हम बात करते हैं कि हम यहाँ पर रिएक्शन लिखते हैं। रिएक्शन क्या है आपके पास, ए से क्या बन रहा है भाई, 2B + C, ठीक। अब t = 0 पर हम चेक करते हैं। t = 0 की अगर हम बात करें तो t = 0 पर मान लेते हैं इसका प्रेशर कितना हो गया, P0, ठीक। तो अभी तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ ही नहीं है, ठीक। और t = हम बात करते हैं 10 मिनट पर, तो 10 मिनट में बात कर लेते हैं कि इसमें से कुछ प्रेशर रिड्यूस हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ कितना हो गया, हो जाएगा इसका 2P, और C का कितना हो जाएगा आपके पास P, ओके। और एंड t = इन्फिनिटी की बात करें तो इन्फिनिटी पे B का प्रेशर 2P0 हो जाएगा और C का प्रेशर कितना हो जाएगा, P0 हो गया। अब आगे चलते हैं। देखो 10 मिनट पर टोटल प्रेशर आपको कितना गिवन है, 160 mm of Hg, ठीक है। तो 10 मिनट पे टोटल प्रेशर कितना होगा, देखो 10 मिनट पे आपको प्रेशर हो जाएगा आपके पास P0 प्लस ये क्या हो जाएगा 2P = कितना दे रखा आपको, 160 के इक्वल हो गया, ठीक। तो यहाँ से हमारे एक इक्वेशन तो ये बन गई। इन्फिनिटी पे क्या है, इन्फाइनाइट पर अगर हम बात करें तो टोटल प्रेशर आपको 240 दिया है, तो इन्फाइनाइट पे टोटल प्रेशर कितना हो जाएगा, 2P0 + P0 यानी कि 3P0। तो 3P0 = किसके इक्वल हो जाएगा, 240 के, यानी P0 कितना हो गया यहाँ से आपके पास, P0 हो गया 240 / 3, यानी कितना आ गया 80, यानी इनिशियल प्रेशर तो कितना है 80, ठीक। तो फिर यहाँ से आपके P0 + 2P = 160, यहाँ पे आप P0 की वैल्यू पुट कर दो, यानी कितना हो जाएगा 80 + 2P = 160, यानी P की वैल्यू क्या हो जाएगी, P की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 80 / 2 यानी कि 40, ठीक। यानी प्रेशर कितना आ जाएगा यहाँ पे, P0 - P = कितना हो गया ये बताओ, 80 - 40, यानी 10 मिनट पर एक का प्रेशर कितना रह जाएगा, 40 mm of Hg हो जाएगा। अब अगर हम यहाँ पर इसके रेट कांस्टेंट K की बात करेंगे तो फर्स्ट ऑर्डर की केमिकल रिएक्शन है तो इसके लिए K क्या होता है 2.303/T log base 10, ठीक है, P0 - P। अब आप वैल्यू पुट कर दो तो K क्या हो जाएगा, K = हो जाएगा 2.303, 10 पे चेक कर रहे हैं, log base 10, इनिशियल प्रेशर आपके 80 था, ठीक है, टी टाइम पर प्रेशर कितना रह गया 40 रह गया, यानी आपके K की क्या आ जाएगी 2.303 / 10 log 2, और log 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये log 2 की वैल्यू होती है 0.3010,
यानी जब हम इसे सोल्व करेंगे तो क्या कितना जाएगा, क्या जाएगा 0.693 डिवाइड बाई 10, यानी हो जाएगा 0.0693 मिनट इनवर्स। ठीक है, क्या हो जाएगा, मिनट इनवर्स। तो आप ध्यान से देखो कौन कौन सा ऑप्शन आपको है। पहला ऑप्शन दे रखा है आपको, द रिएक्शन नेवर गोज टू कंप्लीट, बिल्कुल सही है। फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन 100% कंप्लीट तो हो ही नहीं सकती। ठीक है, यानी ऑप्शन आपके राइट है। यही तो हमने गड़बड़ कर दी, हमें राइट नहीं बताना, हमें क्या बताना है भाई, इनकरेक्ट बताना है। ठीक है, तो इनकरेक्ट वाला ऑप्शन हमें बताना है। तो ये भी सही है। इनकरेक्ट कौन सा होगा, इनकरेक्ट आपके होगा, देखो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए आफ्टर 10 मिनट इज 40। वो बोल रहा है कि 10 मिनट पर ए का पार्शियल प्रेशर कितना रह जाता है, ए का प्रेशर कितना रह जाता है भाई, ए का 40 रह जाता है। ये भी सही था। ठीक है, इनिशियल प्रेशर ऑफ ए इज 80, इनिशियल प्रेशर कितना था 80, ये भी सही है। रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन ऑफ 1.693 मिनट इनवर्स, ये गलत है। के कितना आ रहा है, 0.0693 आ रहा है, यानी ये ऑप्शन हमारा गलत है, यानी यही हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, इनकरेक्ट बताना था हमें, तो इनकरेक्ट 4th नंबर का ऑप्शन है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, तो ये देखो क्वेश्चन देखो, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में किसकी जो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन है वो हाईएस्ट होगी, वैनेडियम की। वैनेडियम के एक्वस सॉल्यूशन में अपन आयन देखें तो V+2 वायलेट होता है, V+3 ग्रीन होता है, V+4 होता है ब्लू। तो इन्होंने क्या कहा है, एक ग्रीन कलर का आयन है। अब ग्रीन कलर के आयन का ऑक्साइड क्या होगा, V2O3। V2O3 एम्फोटेरिक नहीं होगा, ये V2O3 का नेचर कैसा होगा, बेसिक होगा ये। तो ये नेचर में कैसा ऑक्साइड होगा, बेसिक। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा फर्स्ट, बेसिक नेचर का ऑक्साइड होता है। V2O5 होता है एम्फोटेरिक। तो ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, स्टेटमेंट 1 है, स्टेटमेंट 2 है। हमें पता करना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है। स्टेटमेंट 1 की हम बात करेंगे, D प्लस ग्लूकोज और D प्लस फ्रक्टोज से सुक्रोज मिलेगा, और सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो D प्लस ग्लूकोज और D प्लस फ्रक्टोज मिलेगा। देखिए ये स्टेटमेंट एकदम इनकरेक्ट है। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि अगर सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो D प्लस ग्लूकोज ठीक है, लेकिन D माइनस फ्रक्टोज यहां पर अजी लेवोरोटेटरी होना चाहिए, फ्रक्टोज यहां पर मिलेगा, फ्रक्टोज लेवोरोटेटरी। ओके जी, अगर स्टेटमेंट सेकंड की बात करें, इन्वर्ट शुगर इज फॉर्म ड्यूरिंग सुक्रोज हाइड्रोलाइसिस, ये एकदम सही है। सुक्रोज का अगर हम हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो D प्लस ग्लूकोज तो मिलेगा, साथ ही साथ में D माइनस फ्रक्टोज मिलेगा। D प्लस ग्लूकोज का प्लस 52.5 डिग्री और D माइनस फ्रक्टोज, यहां पर इसको ये आपने माइनस फ्रक्टोज अगर कर देते तो यहां पर माइनस 92.4 डिग्री आप मिलता। ओवरऑल लेवोरोटेटरी हो गया डेक्स्ट्रो से, इसलिए सुक्रोज को इन्वर्ट शुगर कहते हैं। सो सेकंड स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज फॉल्स, सेकंड स्टेटमेंट इज ट्रू, अल्टीमेटली थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 64, देखो ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। आपको यहाँ दिया हुआ है स्टेटमेंट का क्वेश्चन है। स्टेटमेंट फर्स्ट दिया हुआ है, मोर सोल्ट इज कंपोज्ड ऑफ ओनली 3 टाइप्स ऑफ आयन, फेरस, अमोनियम एंड सल्फेट। तो पहले तो देखो मोर सोल्ट होता क्या है, मोर सोल्ट का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो मोर सोल्ट क्या है भाई, देखो मोर सोल्ट जो है उसका फॉर्मूला होता है FeSO4 NH4 का होल ट्वाइस SO4.6H2O, ये मोर सोल्ट है। अब इसमें 3 टाइप के आयन हैं, कौन कौन से, एक तो इसमें है Fe2+ और 2 है इसके अंदर अमोनियम आयन NH4+, और 2 है इसमें SO4(2-). आपको इनकी मोलर कंडक्टिविटी दे रखी है, यानी ये देखो ये फर्स्ट स्टेटमेंट तो करेक्ट है, क्या हो गया ना भाई, बस में फेरस, अमोनियम और सल्फेट 3 टाइप के आयन प्रेजेंट है, यानी ये तो करेक्ट है। सेकेंड ऑप्शन क्या बोल रहा है, इफ द मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर
फेरस अमोनियम एंड सल्फेट आयन आर X1, X2 एंड X3, ठीक है। यानी क्या कि आपको इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे इन तीनों आयन की मोलर कंडक्टेंस गिवन है, ठीक है। रेस्पेक्टिवली देन द मोलर कंडक्ट और मोर सोल्ट solution at infinite dilution would be given by x1 plus x2 plus 2x3। क्या ये होगा, चेक करते। तो इसके मोलर कंडक्टेंस तो कितनी है, इसकी मोलर कंडक्टेंस तो हो जाएगी आपके पास, इसकी दी हुई है आपको x1, इसकी कितनी हो जाएगी 2x2 और इसकी कितनी हो जाएगी 2x3, ठीक है भाई, यही तो दिए हमें। अब नेट मोलर कंडक्टेंस कितनी होगी बस मोर सोल्ट की, ये होगी आपकी x1 प्लस 2x2 प्लस 2x3, ठीक, ये इसकी मोलर कंडक्टेंस होगी। यानी ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा, यानी पहला स्टेटमेंट और सेकंड या गलत। यानी हमारा ऑप्शन कौन सा राइट होगा भाई बताओ, सेलेक्ट ये फर्स्ट इज ट्रू बट सेकंड इज फॉल्स, ओके, यानी सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट। तो अच्छा क्वेश्चन था भाई, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 65 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है भाई। देखो क्या बताया गया है हमें, एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ HCl विद pH 1 इज डाइल्यूटेड बाय एडिंग इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर। आपको यहाँ बोला गया इग्नोर डिसोसिएशन ऑफ वाटर, वाटर का डिसोसिएशन इग्नोर करने के लिए बताया गया। द pH ऑफ HCl सॉल्यूशन वुड, यानी आपको बताना है कि जो आपका नया सॉल्यूशन होगा उसकी pH क्या होगी। तो देखो पहले तो क्या है कि जो पहले जो सॉल्यूशन था HCl का उसकी pH आपको गिवन थी 1, यानी यहाँ से H+ की कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 0.1, ओके। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, वाटर का इक्वल वॉल्यूम ऐड कर रहे हैं। तो वाटर का इक्वल वॉल्यूम ऐड करें तो आप देखिए पहले यहाँ पर ये जो है 0.1 मोल पर लीटर है, यानी क्या कि यहाँ पर इसके मोल कितने 0.1 मोल है, ठीक है ना। तो अब अगर हम बात करें कि वाटर का इक्वल वॉल्यूम ऐड किया जा रहा है, इक्वल वॉल्यूम ऐड किया जा रहा है, वॉल्यूम कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी आपके पास वॉल्यूम 2 हो गया। तो जो न्यू कॉन्सेंट्रेशन होगी वो कितने हो जाएगी, वो हो जाएगी आपके पास न्यू कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है ना। H+ की जो न्यू कॉन्सेंट्रेशन होगी कितनी होगी 0.1 डिवाइड बाई 2, यानी कितनी हो जाएगी 0.05, ठीक। यानी हम इसे क्या लिख सकते हैं 5 × 10⁻²। अब pH निकालना है, pH क्या होगा, pH होता है माइनस लॉग ऑफ H+, ठीक। तो देख लो माइनस लॉग 5 × 10⁻², ठीक। सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 - log 5, ठीक। सोल्व करो तो ये होगा आपके, ये लगभग आएगा आपके 1.3, ठीक। यानी जो वाटर का इक्वल वॉल्यूम ऐड करने पे pH कहाँ तक इंक्रीज हो जाता है आपके 1.3 तक, ओके। यानी कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा, 4th ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ओके। अच्छा क्वेश्चन था भाई, ठीक है, आगे चलते हैं। An octahedral complex having molecular composition CONH3 5NH3Cl SO4 has 2 isomer। तो इसके 2 आइसोमर बन सकते हैं, एक तो कौन सा NH3 का होल 5 SO4Cl, इसमें AgNO3 डाल दो तो AgCl का वाइट PPT बन जाएगा, और इसका दूसरा आइसोमर बनेगा जिसमें सल्फेट बाहर आ जाएगा और इसमें बैरियम क्लोराइड डाल दो, बैरियम सल्फेट का वाइट PPT आ जाएगा। तो ये दोनों कौन से आइसोमर होंगे, यहाँ पर आयनाइजेशन आइसोमर होंगे। तो कौन सी आइसोमेरिज्म शो करेंगे, ये आयनाइजेशन। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट। The number of valency electron present in the metal among chromium, cobalt, iron, nickel, which has the
लोएस्ट एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। तो यहाँ पर नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन देखना है जिसकी एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन क्या है, कम है। तो इसमें सबसे कम एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन है किसकी, क्रोमियम की। इसमें सबसे कम एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन किसकी है बेटा, क्रोमियम की। और क्रोमियम में वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 3d सब सेल में 5 होते हैं और 4s में 1 होता है। तो टोटल 6 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें। आंसर आएगा इसका 1। क्वेश्चन नंबर 68। देखिए ये क्वेश्चन, ये भी केमिकल काइनेटिक्स का ही क्वेश्चन है। देखो क्या है, अ पर्सन वुड वाज एक्सपोज टू सम बैक्टीरिया एंड देन bacterial growth started to happen at the same place. The wound was later treated with some antibacterial medicine and the rate of bacterial decay was found to be proportional with the square of the existing number of bacteria at any instant. Which of the following set of graph correct रेस्पेक्टिवली, ठीक है, द बिफोर ऑफ एंड आफ्टर सिचुएशन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ द मेडिसिन। देखो यहाँ पर आपको क्या बताया गया है कि कोई बैक्टीरिया है, ठीक है, स्टार्टिंग में बैक्टीरिया बैक्टीरिया की जो ग्रोथ है वो स्टार्टिंग में बढ़ेगी, फिर हम मेडिसिन यूज़ में ले रहे हैं। तो मेडिसिन यूज़ में लेंगे तो क्या होगा, मेडिसिन को जब अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, जो रेट ऑफ डीके होगी, रेट ऑफ डीके ऑफ बैक्टीरिया जो होगी वो भी हमें बतानी है। तो बिफोर द अप्लाइंग मेडिसिन तो क्या होगा, बिफोर द अप्लाइंग मेडिसिन यानी क्या होगा, बिफोर द, जब आप मेडिसिन को यूज़ में नहीं ले रहे हैं तब क्या होगा, बैक्टीरिया की ग्रोथ होगी। और बैक्टीरिया की ग्रोथ किस अकॉर्डिंग हो रही है, फर्स्ट ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स के अकॉर्डिंग हो रही है। यानी अगर हम बात करें तो n इज इक्वल्स टू एन नोड ए की पावर के टी। तो यहाँ से n बाई एन नोड क्या हो जाएगा, ए की पावर के टी, ठीक है। तो अगर हम ग्राफ बनाना हो किसके बीच में, n बाई एन नोड के बीच में, तो आप देखो, और किसके वर्सेस t, ठीक। तो आप ध्यान से देखो यहाँ पर कि t इक्वल्स टू 0 की बात करेंगे हम, तो t इक्वल्स टू 0 पर क्या होगा, n बाई एन नोड क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है, और कुछ इस तरीके से। तो ये तो कब की बात है, बिफोर द अप्लाइंग मेडिसिन। अब बाद की बात करते हैं कि जब मेडिसिन यूज में ले रहे हैं तब क्या होगा, तब रेट ऑफ डीके, इन्होंने बोला है कि रेट ऑफ डीके वाज फाउंड टू बी द प्रोपोर्शनल विद द स्क्वायर ऑफ द एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ बैक्टीरिया। यानी रेट ऑफ डीके इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर हो जाएगा। यानी अगर मैं ग्राफ बनाना हो रेट ऑफ डीके और वर्सेस एन के बीच में, तो वो कैसा आएगा, वो आएगा कुछ इस तरीके का, ठीक। तो क्या दे रखा ऑप्शंस में, देखे भाई, देखो बताइए भाई कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। फर्स्ट तो देखो यहाँ 0 से स्टार्ट हो रहा है, ये तो गलत हो गया ना भाई, ठीक। ये देखो ये सही है यहाँ पर, और ये भी सही है। यानी हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा भाई, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, ठीक। इसका स्ट्रेट लाइन आएगा ही नहीं, ठीक। तो सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। The group 14 element A and B have the first ionization enthalpy value of 708 and 715 kilojoule per mole respectively. The above values are lowest among their group members. The nature of their ions A2 plus and B+4 respectively. ग्रुप 14 एलिमेंट की आयोनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर होता है क्या, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, और टिन से ज़्यादा आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसकी होती है, लेड की होती है। तो ये टिन की आयोनाइजेशन एंथैल्पी और ये लेड की हो गई तुम्हारी आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो ए कौन सा हो गया तुम्हारा, टिन हो गया। और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा। और बी हो गया तुम्हारा कौन, लेड। और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा।
तो ए रिड्यूसिंग एजेंट होगा और बी क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो आंसर होगा तुम्हारा सेकंड। इसमें बॉन्ड पेयर और लॉन पेयर पूछे हैं। ICl2 माइनस में नेगेटिव चार्ज किस पे लगाओगे, आयोडीन पर, और इस पर 3 तो क्या होंगे, लॉन पेयर, और 2 क्या होंगे इस पर, बॉन्ड पेयर। वाटर में 2 बॉन्ड पेयर और 2 लॉन पेयर। तो क्या पूछा है इन्होंने, बॉन्ड पेयर और लॉन पेयर का रेशियो पूछा है। तो इसमें बॉन्ड पेयर लॉन पेयर, तो इसमें बॉन्ड पेयर लॉन पेयर कितने हो गए, 2:3। इसमें क्या हो गया, 2:2। नेक्स्ट कौन सा है, SO2। SO2 में जो बॉन्ड पेयर है वो 4 हैं और लॉन पेयर है वो 1 है। और HCF4 में बॉन्ड पेयर कितने हैं, इसमें बॉन्ड पेयर हैं 4 और लॉन पेयर हैं 2। तो ए को किससे मैच कर देंगे अपन, 2:3। तो ए का थर्ड। बी 2:2, 2:2 कौन सा हो गया, 4, बी का 4। सी क्या हो गया तुम्हारा, 4:1, 4:1 का सेकंड, सी का सेकंड, और डी का तुम्हारा हो गया फर्स्ट। आंसर आ गया 1। देखो क्वेश्चन नंबर 71, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है, थोड़ा मिक्सअप कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। देखो क्या बताया गया है कि क्वेश्चन को पढ़ते हैं, 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी वाज पास्ड थ्रू Cu2+। आपको सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन और वॉल्यूम दोनों गिवन है। तो देखो क्या है, पहले हम देखते हैं कि कॉपर सॉल्यूशन में हमने क्या करे, पहले 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी पास करी। तो इनिशियल मोल तो कितने हो जाएंगे इसके, 1.5 × 1। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी कितनी पास करी, इसमें 1 फैराडे हमने करी। 1 फैराडे करने के बाद कितना मोल डिपॉजिट होगा, आप ही बताओ, 0.5 मोल डिपॉजिट हो गया। ठीक, तो कितने मोल बचे आपके पास कॉपर के, अगर हम यहाँ पे फाइनल मोल की बात करेंगे तो फाइनल मोल्स कॉपर के कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आपके पास 1.5 - 0.5, यानी कितना बच गया, 1 मोल बच गया। यानी आपके पास जो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन होगी वह कितनी आ जाएगी, वो हो जाएगी 1 / वॉल्यूम कितना है, 1 लीटर, यानी ये 1 आ गया। इसी तरीके से सिल्वर की बात करें तो सिल्वर में क्या हो रहा है, 0.1 फैराडे वाज पास्ड थ्रू Ag+, 0.2 मोलैरिटी ऑफ 1 लीटर सॉल्यूशन। यानी अब इसमें कितने इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं सिल्वर सॉल्यूशन में, कितने मोल है इसके इनिशियल मोल, 0.2 × 1। ओके, तो 0.1 फैराडे जब हमने इलेक्ट्रिसिटी पास करी तो कितना मोल डिपॉजिट होगा इसका, 0.1 मोल डिपॉजिट होगा। ठीक, तो इसकी फाइनल कॉन्सेंट्रेशन कितनी आएगी, इसकी फाइनल कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगी आपके पास 0.1 / 1, यानी कितनी हो जाएगी, 0.1। भाई 0.2 में से कितना निकल गया, 0.1 डिपॉजिट हो गया, तो बचा कितना, 0.1 बचा। ठीक है, तो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन भी कितनी हो गई, 0.1 / वॉल्यूम कितना है, 1 लीटर, यानी कि 0.1 हो गया। ठीक, अब बात करते हैं किसकी भाई, सेल की। देखो आपको सिल्वर का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो 0.8 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा, यानी ये रिड्यूस होगा। ठीक, तो ये रिड्यूस होगा तो किस तरीके से, देखो Ag+ इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ठीक, और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Ag में। चलो, और यहाँ पर हम कॉपर की बात करें तो कॉपर क्या होगा, कॉपर ऑक्सीडाइज होगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। इसको बैलेंस करना तो हम यहाँ से इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल रिएक्शन क्या हो जाएगी, ओवरऑल रिएक्शन हो जाएगी पास 2Ag प्लस Cu2 प्लस 2Ag।
ये आपके पास सेल रिएक्शन आ गई है। अब हमें सेल रिएक्शन का क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है, सेल निकालना है, ई सेल। ई सेल की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। तो ई सेल क्या होता है, देखो ई सेल इज इक्वल्स टू ए नोट सेल माइनस 0.06 डिवाइड बाई एन log base 10 कॉपर Cu2 प्लस की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाई Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर। ठीक, आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो। तो ई सेल क्या हो जाएगा, ई सेल हो जाएगा आपके पास, ई नोट सेल की वैल्यू क्या होगी भाई 0.8 माइनस 0.34, ओके, माइनस 0.06 डिवाइड बाई एन की वैल्यू कितनी आ गई 2, ठीक है, लोग कॉपर की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है भाई, कॉपर की कॉन्सेंट्रेशन कितनी आई 1 डिवाइड बाई सिल्वर की कितनी कॉन्सेंट्रेशन है 0.1, इसका स्क्वायर। ठीक, अब सोल्व करो भाई, कितना आएगा आपके पास। तो अगर हम यहाँ से देखें तो ई सेल क्या हो जाएगा भाई, ई सेल हो जाएगा आपके पास, ये कितना हो गया, ये हो गया 0.46 हो गया है, ठीक, माइनस ये हो गया 0.03 और ये हो जाएगा 10 टू द पावर, नीचे 10 टू द पावर -2, ऊपर जाते हैं 10 टू द पावर +2 में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी 2 आगे आ जाएगा, नहीं 2 log 10 हो जाएगा। log 10 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, तो कितना हो जाएगा 0.46 माइनस 0.6, ठीक, तो ये कितना आ जाएगा 0.4। ये वोल्ट में आया है, हमें आंसर किस में बताना है भाई, हमें माइक्रो वोल्ट में बताना है। तो कितना हो जाएगा 400 माइक्रो वोल्ट, कितना हो जाएगा भाई 400 माइक्रो वोल्ट हो जाएगा। ठीक, तो हमारा आंसर कितना हो गया 400। अच्छा क्वेश्चन था भाई, ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगा होगा कैलकुलेशन करने में, आगे चलते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें। थायरोक्सिन द हार्मोन हैज अ गिवन बिलो स्ट्रक्चर थायरोक्सिन हार्मोन का हमारे पास गिवन है। द परसेंट ऑफ आयोडीन इन थायरोक्सिन इज, परसेंट हमें पता करना है, नियरेस्ट इंटीजर। ओके, सबसे पहले तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की हम बात करें, कार्बन, यहाँ पर हाइड्रोजन भी दिख रहा है। ओके, सबसे पहले कार्बन की बात करते हैं। कार्बन हो गए 6 6 12 और 3 हमारे 15। C15, H की बात करते हैं, H 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अच्छा जी, उसके बाद में हमारा आयोडीन है 4 बार दिख रहे हैं, ऑक्सीजन है 1 2 3 बार दिख रहे हैं, और नाइट्रोजन भी तो है, ये 1 बार दिख रहा है। हम सबसे पहले तो मॉलिक्यूलर फार्मूला तो हो गया। मॉलिक्यूलर वेट की बात करें, कार्बन ये हो गया आपका 15 × 12 + 11। आपका आयोडीन, क्या परसेंट आयोडीन की बात कर रहे हैं, तो 127 × 4 भी हम कर लेते हैं, ये 508 हो गया, और 48 + 11। तो अल्टीमेटली अगर हम यहाँ पर बात करें C48, सो 777 हमारा मॉलिक्यूलर वेट आ रहा है। चलिए जी, और यहाँ पर आयोडीन कितना है 508। सो सिंपली परसेंटेज ऑफ आयोडीन की अगर हम बात करें तो ये हो गया 508/777 × 100। कितना हुआ ये आपका 777 है, 58, तो पहले तो 6 बार जाएगा, उसके बाद में बचा 65.3 समथिंग अराउंड होगा। सो अल्टीमेटली नियरेस्ट इंटीजर की बात करें 65 हमारा आ जाएगा करेक्ट आंसर। सो फाइनल एंड शॉर्ट 65 इज अवर करेक्ट आंसर। The number of paramagnetic complexes among FeF6, इनमें देखो पैरामैग्नेटिक कितने हैं, और एक और चीज कह रहा है विच इन्वॉल्व D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। चलो FeF6 3- FeF6 3-, पेयरिंग नहीं होगी तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा sp3d2। Fe +3 में है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे 5,
अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 आएंगे, तो कैसा होगा ये पैरा। FeCN का हॉल 6 3 माइनस पैरिंग करा देगा, साइनाइड SFL है, तो हाइब्रिडाइजेशन होगा कौन सा, D2sp3। अच्छा इसमें क्या है, इसमें तो जैसे पैरिंग होगी नहीं, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन तो क्या होगा, T2G3 EG क्या होगा 2, 5 अनपेयर्ड है, इसमें पैरिंग हो जाएगी। पैरिंग होने के बाद भी क्या होगा, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेगा, T2G5 EG0। MnCN का हॉल 6 3 माइनस स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, पैरिंग हो जाएगी, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। अच्छा कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, T2G4 EG0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, पैरा होगा ये। नेक्स्ट कौन सा है, CO C2O4 का हॉल थ्राइस 3 माइनस, ये SFL की तरह बिहेव करते हैं, ऑक्सीजन जो एटम डोनर लिगेंड होते हैं कोबाल्ट +3 के लिए। हाइब्रिडाइजेशन होगा D2sp3, लेकिन T2G में 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, सारे पेयर्ड हो गए, डाया होगा ये। नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स है MnCl6 3 माइनस, यहाँ पैरिंग नहीं होगी, तो हाइब्रिडाइजेशन होगा कौन सा, sp3 और D2, और कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, T2G3 EG1 पैरामैग्नेटिक होगा। और लास्ट है तुम्हारा कौन सा, CO F6 3 माइनस, ये WFL है, पैरिंग नहीं होगी, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा इसका, T2G4 EG2 पैरामैग्नेटिक होगा, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, sp3 D2। तो क्या कह रहे हैं क्वेश्चन पढ़ो, अब द नंबर ऑफ पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्सेस इन सभी में विच इन्वॉल्व D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन, तो D2sp3 देखो और पैरा, एक तो ये हो गया और एक ये हो गया, तो जिनमें D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन भी है और जो पैरामैग्नेटिक है वो आंसर हो गया तुम्हारा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है ना, इसमें ज़्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है आपको। कोई देखो क्या दे रखा है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड weighing 500 मिलीग्राम प्रोड्यूस 220 मिलीग्राम ऑफ CO2 ऑन कंप्लीट कंबंशन, द परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन ऑफ कार्बन इन द कंपाउंड। देखो आपको क्या बताना है, इसमें आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया हुआ है, ठीक है, और इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्या किया जा रहा है, इसको जब हम इसका कंबंशन करा रहे हैं कम्प्लीटली, तो उससे हमें 220 मिलीग्राम क्या मिल रही है, CO2 मिल रही है। इससे हमें CO2 कितना मिल रहा है, 220 मिलीग्राम। 220 मिलीग्राम CO2, इसको अगर हम ग्राम में कन्वर्ट करें तो क्या हो जाएगा, 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 220 ग्राम हमें क्या मिल रहा है, CO2 मिल रहा है। और ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना दिया हुआ है आपको, 500 मिलीग्राम, तो ये भी इसको भी ग्राम में कन्वर्ट कर देते हैं हम, 10⁻³ से इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये लो, ये इतना हो गया। अभी पूछा है कि इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन का परसेंटेज कितना है, ठीक है, तो आप ये देखो कि इससे हमें इतना ग्राम CO2 मिल रहा है, तो इसमें जो CO2 के मोल होंगे वही कार्बन के मोल होंगे, तो इस साइड जितना कार्बन का मास होगा इसमें भी मास क्या होगा, कार्बन का उतना ही रहेगा। तो देखो यहाँ से हम पहले क्या करते हैं, कार्बन के मोल निकाल लेते हैं, तो मोल्स ऑफ कार्बन क्या आएगा, मोल्स ऑफ, पहले देखो मोल्स ऑफ कार्बन ही किसके इक्वल हो जाएगा, मोल्स ऑफ CO2 के इक्वल हो जाएगा, ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, मोल कैसे निकालेंगे, इसका मास डिवाइड बाय इसका मोलिकुलर वेट, कितना होता है CO2 का 44, ठीक है, इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, 5 टाइम डिवाइड हो गया, ठीक है, तो 5 × 10⁻³ कितना हो जाएगा, -3, तो 5 × 10⁻³ आपके पास क्या आ गए, CO2 के मोल आ गए, तो यही किसके मोल हो जाएंगे, यही मोल हो जाएंगे आपके पास कार्बन के। और कार्बन का मास कितना जाएगा, मास ऑफ कार्बन ये कितना हो गया, ये हो जाएगा 5 × 10⁻³ इंटू मोलिकुलर वेट से मल्टीप्लाई कर दो,
ये इसका मास आ गया, परसेंटेज निकालना है अब। तो किसी का परसेंटेज निकालते क्या करते हैं कि उसका मास डिवाइड बाई कंपाउंड का मास, जिसमें हम उसको कैलकुलेट कर रहे हैं। तो कार्बन का मास का परसेंटेज निकालना है, तो मास ऑफ कार्बन कितना है 5 × 10⁻³ × 12 डिवाइड बाई कंपाउंड का मास कितना है 500 × 10⁻³ × 100 परसेंटेज निकाल रहे हैं। ये लो कितना आ जाएगा, ये देखो ये 100 टाइम्स गया, ठीक, ये कट गया, ये भी गया, कितना बचा 12, ठीक है, यानी कितना आ गया भाई 12% आ गया। यानी इसमें कार्बन का कितना परसेंटेज है 12, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा 12 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 75। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, इजी क्वेश्चन है। द परसेंटेज डिसोसिएशन ऑफ अ सॉल्ट MX3 सॉल्यूशन एट गिवन टेम्परेचर, और आपको इसका वन ऑफ फैक्टर भी दे रखा है, IQ वैल्यू दे रखी है कितनी 2 दे रखी है, ठीक है। तो आपको परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन आपको निकालना है। कैसे होगा देखो, बहुत इजी है। क्या करना है, आपको सोल्ट दे रखा है क्या MX3, इसको आयनाइज करेंगे। कैसे होगा देखो, ये इस पे M पे कौन कितना चार्ज आएगा 3+ चार्ज आ जाएगा, ठीक है, और X पे कौन सा चार्ज आएगा -1 चार्ज आएगा, ठीक है। बैलेंस कर लो, इधर 3 कर देते हैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने। अब हम मान लेते हैं कि इसके इनिशियल मोल कितने हैं, इनिशियल में इसके A मोल है, इसमें से कुछ अमाउंट क्या हो गया है डिसोसिएट हो गया, मान लो इसमें से इसका A अल्फा अमाउंट डिसोसिएट हो गया, यानी इधर हमने लिख दिया 1 - अल्फा, ठीक है। तो इधर इसके कितने हो जाएंगे, इधर इसके हो जाएंगे A अल्फा हो जाएंगे, इसके कितने हो जाएंगे 3 × A अल्फा हो जाएंगे, ठीक। ये लो, अब हमें वन टू फैक्टर निकालना है। वन टू फैक्टर क्या होता है, अगर हम डिसोसिएशन के लिए अगर वन टू फैक्टर निकालेंगे तो क्या होगा, टोटल मोल्स ऑफ आफ्टर द डिसोसिएशन डिवाइड बाय टोटल मोल्स ऑफ बिफोर द डिसोसिएशन। तो आफ्टर द डिसोसिएशन कितने मोल हो जाएंगे, ये हो जाएंगे A - A अल्फा प्लस A अल्फा प्लस 3 A अल्फा डिवाइड बाई इनिशियल कितने हैं भाई, इनिशियल मोल A। तो कितना हो जाएगा, कट गया भाई, कितना बचा, ये बचा आपके पास, यहाँ से A कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा 1 + 3 अल्फा डिवाइड बाई A। तो ये तो चला गया, यानी I कितना हो गया, I हो गया 1 + 3 अल्फा, और I की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 2 दे रखी है, ठीक है। तो यहाँ से अल्फ़ा कितना आ जाएगा हमारे, यहाँ से अल्फ़ा आ जाएगा हमारे पास 1/3, यानी कितना हो गया 0.33। परसेंटेज में बात करेंगे तो कितना आ जाएगा 33%, ठीक। यानी आंसर क्या हो जाएगा हमारा 33।